नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में पाठ 7 पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की इस पाठ का स्वाध्याय तक प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं पाठ 7 का स्वाध्याय। ये है पाठ 7 पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय चुनकर कथनों को पुनः लिखिए। उसमें से पहला है, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में स्थित प्रथिनों के खाली जगह होने की क्रिया होती है। इसके उत्तर में आएगा स्कंदन। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में स्थित प्रथिनों के स्कंदन होने की क्रिया होती है। दूसरा, प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों के कारण आंतों में स्थित खाली जगह जैसे उपद्रवी जीवाणुओं का नाश होता है। इसके उत्तर में आएगा क्लोस्ट्रीडियम। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों के कारण आंतों में स्थित क्लोस्ट्रीडियम जैसे उपद्रवी जीवाणुओं का नाश होता है। तीसरा, रासायनिक दृष्टि से विनेगर अर्थात खाली जगह है। इसके उत्तर में आएगा 4% एसिटिक अम्ल। रासायनिक दृष्टि से विनेगर अर्थात 4% एसिटिक अम्ल है। चौथे में दिया गया है, कैल्शियम और लोहे की कमी को पूरा करने वाला लवण खाली जगह अम्ल से बनाते हैं। इसके उत्तर में आएगा ग्लूकोनिक। कैल्शियम और लोहे की कमी को पूरा करने वाला लवण ग्लूकोनिक अम्ल से बनाते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, उचित जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पे समूह अ दिया गया, समूह ब दिया गया, इसको जोड़ियां मिलाना है। तो इसके उत्तर में आएगा पहला जाइलिटोल मिठास, दूसरा साइट्रिक अम्ल अम्लीयता प्रदान करना, तीसरा लाइकोपीन रंग, चौथा नाइसिन सूक्ष्मजीव प्रतिबंधक। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3 में क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला है, सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं द्वारा कौन कौन से ईंधन प्राप्त किए जा सकते हैं, इन ईंधनों का उपयोग बढ़ाना जरूरी क्यों है। इसके उत्तर में आएगा पहला, शहर खेत तथा उद्योगों से बड़े पैमाने पर उत्पन्न होने वाले कचरे का सूक्ष्म जैविक अनाक्सीय अपघटन करके मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया के द्वारा यह ईंधन निर्मित किया जाता है। दूसरा, इथेनॉल नामक अल्कोहल एक स्वच्छ धुआं रहित ईंधन है। यह ईंधन गन्ने के चोटे का सैक्रोमाइसिस किण्व के द्वारा किण्वन करने से प्राप्त होता है। तीसरा, जब पानी के जैविक प्रकाश अपघटन अभिक्रिया में जीवाणु प्रकाशीय अपचयन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। चौथा, सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया द्वारा तैयार किए गए ईंधनों का उपयोग करना वर्तमान समय की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ वर्षों के पश्चात पारंपरिक ईंधन समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। भविष्य काल में ऐसे ईंधनों का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, समुद्र या नदी के तेल की परत को कैसे नष्ट किया जाता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, समुद्र में पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कच्चे तेल का रिसाव भिन्न भिन्न कारणों से होता रहता है। दूसरा, यह तेल जलचर प्राणियों के लिए घातक और विषैला सिद्ध हो सकता है। तीसरा, पानी पर फैली हुई तेल की पतली परत को यांत्रिक पद्धति से दूर किया जा सकता है, परंतु यह अत्यंत कठिन कार्य है। चौथा, इस कारण जैविक पद्धति के द्वारा पानी पर जमी हुई तेल की परत को हटाने के लिए एल्केनियोरेक्स, बार्क्यूमेंसिस तथा स्यूडोमोनास नामक जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। पांचवा, इन जीवाणुओं में पिरिडिन्स तथा अन्य रसायनों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है, अतः इन जीवाणुओं के कारण पानी पर जमी हुई तेल की परत नष्ट होती है। छठवां, यह जीवाणु हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया या HCB समूह के जीवाणु होते हैं। सातवां, HCB समूह के जीवाणु हाइड्रोकार्बन का अपघटन करके उसमें स्थित कार्बन का ऑक्सीजन से संयोग करवाते हैं। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। इस प्रकार समुद्र अथवा नदी में फैले हुए तेल की परत को नष्ट किया जाता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, अम्लीय वर्षा के कारण प्रदूषित हुई मिट्टी फिर से किस प्रकार उपजाऊ बनाई जाती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, अम्लीय वर्षा के कारण प्रदूषित मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए विशिष्ट प्रजाति के जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। दूसरा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी की पद्धति में एसिडोबैलिसस फेरेऑक्सीडेंस और एसिडिफिलियम प्रजाति के जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रजाति के जीवाणुओं का उपयोग मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। तीसरा, अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रजाति के जीवाणुओं का ऊर्जा स्रोत है। और चौथा है, अम्लीय वर्षा के कारण होने वाले भू प्रदूषण को इस प्रजाति के जीवाणु नियंत्रित करते हैं,
क्योंकि इस प्रजाति के जीवाणु सल्फ्यूरिक अम्ल का अपघटन करके स्वयं के लिए ऊर्जा निर्मित करते हैं तथा इस प्रकार मिट्टी की अम्लीयता भी कम करते हैं। अतः इस प्रक्रिया द्वारा अम्लीय वर्षा के कारण प्रदूषित मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाया जाता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, जैव खेती में जैव कीटनाशकों का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, जैव कीटनाशकों का उपयोग करने से भू प्रदूषण नहीं होता है, जबकि रासायनिक खादों का उपयोग करने से बड़े पैमाने पर भू प्रदूषण होता है। दूसरा, जब खेत में खड़ी फसलों पर रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, तब इन रासायनिक कीटनाशक में स्थित फ्लोरोसिटामाइड जैसे रासायनिक द्रव्य मिट्टी में मिल जाते हैं, इससे मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। तीसरा, फ्लोरोसिटामाइड जैसे रासायनिक द्रव्य वनस्पतियों और पालतू जानवरों के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इस द्रव्य के कारण मनुष्यों में त्वचा रोग भी उत्पन्न होता है। चौथा, जीवाणुओं के अतिरिक्त कवक और विषाणुओं की कुछ प्रजातियों का उपयोग जैव कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। पांचवा, जीवाणुओं और कवकों में फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़े, कीटक, जंतु का नाश करने वाले द्रव्य टॉक्सिन होते हैं। यह टॉक्सिन द्रव्य जीवाणुओं और कवकों से प्राप्त की जाती है तथा जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया द्वारा सीधे वनस्पतियों में ही अंतर्भूत की जाती है। कीटकों के लिए यह टॉक्सिन विषैले होने के कारण कीटक इन वनस्पतियों को नहीं खाते हैं। इस कारण फसलों का संरक्षण स्वयं से ही हो जाता है। उदाहरण के लिए किण्वन प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला उप उत्पाद स्पाइनोसेड एक जैव कीटनाशक है। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, प्रोबायोटिक्स उत्पाद लोकप्रिय होने के क्या कारण है। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्रोबायोटिक्स उत्पाद अधिकांशतः दुग्ध उत्पाद है। इन उत्पादों में जीवाणु क्रियाशील रहते हैं। ऐसे प्रोबायोटिक्स स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। दूसरा, प्रोबायोटिक्स के कारण हमारे अन्न नलिका में उपर्युक्त जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तीसरा, प्रोबायोटिक्स हानिकारक जीवाणु जैसे क्लोस्ट्रीडियम जीवाणुओं की संख्या को घटाते हैं तथा उन पर नियंत्रण रखते हैं। चौथा, प्रोबायोटिक्स के कारण शरीर की रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है। पांचवा, चयापचय प्रक्रिया में निर्मित घातक पदार्थों का दुष्प्रभाव कम करते हैं। छठवां, यदि किसी व्यक्ति में प्रतिजैविकों का सेवन किया हो तो प्रतिजैविकों के कारण आहार नलिका में स्थित सूक्ष्म जीव भी अकार्यक्षम हो जाते हैं। ऐसे उपर्युक्त जीवाणुओं को पुनः सक्रिय या क्रियाशील करने का काम प्रोबायोटिक्स करते हैं। तीसरा, अतिसार के उपचार के लिए प्रोबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। आठवां, इसी प्रकार आजकल पालतू प्राणी जैसे मुर्गियों के उपचार के लिए भी प्रोबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। नौवां, इस प्रकार अनेक लाभ मिलने के कारण ही प्रोबायोटिक्स उत्पाद अधिक लोकप्रिय है। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, बेकर्स ईस्ट के उपयोग से बनाई गई पाव तथा अन्य उत्पाद पौष्टिक कैसे होते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, पाव बनाते समय आटे में ईस्ट अर्थात सैक्रोमाइसिस सेरेविसी मिलाया जाता है। ईस्ट के कारण ही गूंथे हुए आटे में किण्वन की प्रक्रिया होती है। दूसरा, व्यावसायिक बेकरी उद्योग में संपीड़ित ईस्ट का उपयोग किया जाता है। घरेलू कामों में सूखे दानेदार स्वरूप वाले ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तीसरा, व्यावसायिक उपयोग के लिए ईस्ट को मिश्रित करके गूंथे गए आटे में ऊर्जा, कार्बोज, वसा, प्रोटीन, अनेक जीवन सत्व तथा खनिज जैसे उपयोगी घटक होते हैं। चौथा, अनाक्षी किण्वन भी आटे की पौष्टिकता में वृद्धि करते हैं। इस कारण ऐसे आटे से बने हुए पाव और अन्य उत्पाद पौष्टिक होते हैं। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया है, घरों के कचरे का विघटन ठीक से होने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी आवश्यक है। इसके उत्तर में आएगा, घर के कचरे में जैव अपघटनशील तथा जैव अनअपघटनशील पदार्थ हो सकते हैं। सामान्यतः जैव अपघटनशील तथा जैव अनअपघटनशील कचरे को क्रमशः गीला और सूखा कचरा कहते हैं। अतः इन दोनों प्रकार के कचरे को ठीक ढंग से अलग अलग करना चाहिए। इस प्रकार के कचरे को अलग अलग करने के पश्चात प्रत्येक प्रकार के कचरे को दो भिन्न भिन्न पात्रों में भर देना चाहिए। जैव अनअपघटनशील पदार्थों का पुनर्उपयोग करना चाहिए या उन्हें पुनर्चक्रीकरण के लिए भेज देना चाहिए। जैव अपघटनशील पदार्थ प्राकृतिक रूप से अपघटित होते हैं। इन पदार्थों की अपघटन प्रक्रिया घर में रखे हुए पात्र या पानी की खाली टंकी में भी की जा सकती है। जैव अपघटनशील पदार्थों के अपघटन के पश्चात बढ़िया खाद प्राप्त होगी। इस खाद को बनाने के लिए किसी खाली पात्र या टंकी में गीला जैव अपघटनशील कचरा भरकर उसे मिट्टी की पतली परत से ढक देना चाहिए। इस पात्र या टंकी को हवादार स्थान या कमरे में रख देना चाहिए। कुछ दिनों के पश्चात प्राकृतिक रूप से यह खाद तैयार हो जाएगी।
कभी भी जैव अनअपघटनशील पदार्थ जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं, कांच के टुकड़े, धातुओं की वस्तुएं, अनुपयोगी दवाइयां, ई कचरा इत्यादि को गीले स्थानों पर नहीं फेंकना चाहिए। यदि गीले कचरे में विषैले पदार्थ और कीटनाशक दवाइयां मिला दी जाए तो गीले कचरे का प्राकृतिक अपघटन नहीं होगा। अतएव उचित सावधानी लेने पर ही हम घरेलू कचरे का उचित ढंग से अपघटन कर सकते हैं। अगला करते हैं। 8वें में क्या दिया गया, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक क्यों है। इसके उत्तर में आएगा, प्लास्टिक एक जैव अनअपघटनशील पदार्थ है। प्लास्टिक का अपघटन उसके मूल घटक तत्व में नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक यथावत बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब भी प्लास्टिक को कहीं भी फेंका जाता है तब प्लास्टिक के कारण पर्यावरण में ठोस कचरा प्रदूषण फैलता है। यदि प्लास्टिक को जलाया जाता है तो इससे अत्यंत विषैली गैसें मुक्त होती है। यदि प्लास्टिक से भूमि भराव किया गया तो यह अन्य पदार्थों के अपघटन प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न करता है। यदि प्लास्टिक को नदी, नाला या किसी जलाशय में फेंका गया तो प्लास्टिक वहां के जलीय परिसंस्था को प्रभावित करता है। पालतू जानवर प्लास्टिक को अज्ञानतावश खा जाते हैं, तब प्लास्टिक के उनके आहार नलिका में फंस जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। वर्षा काल में गटर तथा अन्य पानी निकास की पाइपें प्लास्टिक की थैलियों से भरी होने के कारण उनसे निकलने वाले गंदे पानी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस कारण भारी वर्षा के समय गंदे पानी की निकासी न होने के कारण संपूर्ण शहर जलमग्न हो जाता है। आजकल जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल फेंकते हैं तो उस जाल में आधे से अधिक प्लास्टिक की वस्तुएं पकड़ में आती हैं। लोग प्लास्टिक थैलियों का धड़ल्ले से उपयोग करते हैं, परंतु प्लास्टिक थैलियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में नहीं सोचते हैं। प्लास्टिक थैलियों का एक उत्तम विकल्प कपड़े की थैली है। कपड़े की थैलियों का बार बार उपयोग किया जा सकता है, अतः प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, नीचे दिए संकल्पना चित्र को पूरा कीजिए। प्रक्रिया के बाद प्राप्त निष्कासित जल, स्वच्छता पदार्थ का खाद के रूप में उपयोग, सुरक्षित पानी, बायोगैस संयंत्र में उपयोग। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, वैज्ञानिक कारण लिखिए। उसमें से पहला है, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान में उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग बढ़ गया है। इसके उत्तर में आएगा, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी की विभिन्न पद्धतियों के द्वारा लाभ देने वाले सूक्ष्म जीवों की अनेक प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। उत्परिवर्तित प्रजाति और जनुक अभियांत्रिकी के द्वारा निर्मित प्रजातियों का उपयोग करने से उत्पादन में असीमित बढ़ोतरी होती है। प्रतिजैविक, जीवन सत्व, अमीनो अम्ल, प्रकीर्णन इत्यादि विभिन्न प्रकार के उत्पादनों में उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कचरा व्यवस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण जैसी पर्यावरणीय समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित बीटी फसलों को खेतों में उगाया जा रहा है। इस प्रकार उपर्युक्त कारणों से औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान में उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग बढ़ गया है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, अपमार्जकों में सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया से प्राप्त प्रकीर्णन मिलाए जाते हैं। इसके उत्तर में आएगा, अपमार्जकों में सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णन मिश्रित करने से अपमार्जक अत्यंत प्रभावशाली ढंग से कार्य करते हैं। इससे अपमार्जकों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। कम तापमान पर ही कपड़ों का मैल निकालने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसलिए अपमार्जकों में सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया से प्राप्त प्रकीर्णन मिलाए जाते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, रसायन उद्योगों में रासायनिक उत्प्रेरकों के बजाय सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णनों का उपयोग किया जाता है। इसके उत्तर में आएगा, रासायनिक उत्प्रेरकों के स्थान पर सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णनों का उपयोग करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णनों का तापमान, पीएच तथा दाब पर क्रियाशील रहते हैं तथा कार्य करते हैं। दूसरा, प्रकीर्णनों के इस गुणधर्म के कारण ऊर्जा की बचत होती है। महंगे क्षरण रोधी उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णनों का उपयोग करके की गई अभिक्रिया में अनावश्यक उप उत्पाद नहीं बनते हैं, जैसा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। चौथा, उत्पादों के शुद्धिकरण का खर्च कम हो जाता है क्योंकि अनावश्यक उत्पाद नहीं बनते हैं। पांचवा, सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णनों की अभिक्रिया में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन और अपघटन टाला जाता है। इसी प्रकार उपयोग किए गए प्रकीर्णनों का पुनर्उपयोग भी किया जा सकता है।
इसलिए सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया पर्यावरण स्नेही या हितैषी होते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया? उपयोगों के आधार पर नीचे दिए गए संकल्पना चित्र को पूर्ण करो। झैंथक गोंद, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? टूथपेस्ट में, रंग में, खाद में, अपत्रिनाशक के रूप में, कपड़ों के रंग में, उत्तम गुणवत्ता का कागज बनाने में। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया? पर्यावरणीय व्यवस्थापन के संदर्भ में नीचे दिए संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए। सूक्ष्म जीव तेल का रिसाव करते हैं, बायोगैस और कंपोस्टिंग का खाद का निर्माण करते हैं, घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन करते हैं, जैव ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, भूमि भरण के लिए किया जाता है, जैव कीटनाशक या सूक्ष्म जैविक टीका के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। आठवें प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। उसमें से पहला है, कंपोस्ट खाद के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का योगदान क्या है? इसके उत्तर में आएगा पहला, सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों का प्राकृतिक रूप से अपघटन या विघटन करते हैं। दूसरा, जब कुछ जीवाणु और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं तब इस अपघटन द्वारा उत्पन्न अकार्बनिक पदार्थ पुनः प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तीसरा, इस प्रकार कंपोस्ट खाद सूक्ष्म जीवों द्वारा पुनः चक्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाने के क्या लाभ हैं? इसके उत्तर में आएगा, जब पेट्रोल और डीजल का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं तब वायु प्रदूषण अधिक उत्पन्न होता है। इसी प्रकार पेट्रोल और डीजल जीवाश्म ईंधन है। इस कारण निकट भविष्य में इनके भंडारों के समाप्त होने की संभावना अधिक है। जिस समय पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाया जाता है उस समय CO2, CO और हाइड्रोकार्बन की हवा में उत्सर्जित होने वाली मात्रा कम हो जाती है। पेट्रोल और डीजल के दहन से जिस प्रकार के प्रदूषक कण निर्मित होते हैं उस प्रकार के प्रदूषक कण इथेनॉल के दहन से निर्मित नहीं होते हैं। महंगे पेट्रोल अथवा डीजल में इथेनॉल को मिश्रित करने से इन दोनों ईंधन का मूल्य भी कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल की तुलना में इथेनॉल का ज्वलन भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से होता है। इन सभी कारणों से पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिश्रित किया जाता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? ईंधन प्राप्ति के लिए किन वनस्पतियों को उगाया जाता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, गेहूं, मक्का, सलजम, गन्ना तथा गन्ने के सिरे या चोटे से इथेनॉल नामक ईंधन प्राप्त किया जाता है। दूसरा, जैव डीजल नामक ईंधन प्राप्त करने के लिए सोयाबीन, तोरिया बीज, जैट्रोपा, महुआ, अलसी, सूरजमुखी, पाम जूट और कुछ प्रकार के शैवालों की खेती की जाती है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? जैव द्रव्यमान से या बायोमास कौन कौन से ईंधन प्राप्त किए जाते हैं? इसके उत्तर में आएगा, जैव द्रव्यमान से मुख्यतः बायोगैस और बायोडीजल नामक ईंधन प्राप्त किए जाते हैं। बायोगैस गाय और अन्य पालतू जानवरों के गोबर से बनाई जाती है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस का रूपांतरण द्रव में करके मिथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल नामक ईंधन गन्ने के चोटे का किण्वन करके बनाया जाता है। इसी प्रकार कुछ अनाजों का उपयोग करके भी ईंधन निर्मित किया जाता है। विकसित देशों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की पैदावार बढ़ाकर उनसे जैव ईंधन बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? पाव जालीदार कैसे बनता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, जब पाव के लिए गूंथा हुआ आटा तैयार हो जाता है तब उसमें बेकर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी मिलाया जाता है। दूसरा, यह बेकर्स यीस्ट गूंथे हुए आटे में अनाक्सी किण्वन प्रक्रिया शुरू करते हैं। तीसरा, परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा इथेनॉल निर्मित होते हैं। चौथा, CO2 के कारण गूंथा हुआ आटा फूलता है तथा भूनने के बाद इसमें से CO2 निकल जाती है। इसके पश्चात पाव जालीदार बनता है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 7 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पार्ट 7 का प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।